नमस्कार, विमेन टीवी इंडिया के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार, सबका स्वागत भी है। जुनून ज़िंदगी के आज के कार्यक्रम में हम एक खास हस्ती को आपके सामने लाए हैं, जिनका अपना एक स्थान है, जो समाज में एक बहुत बड़े स्तर पर समाज सेवा के काम कर रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी-सी बात आपसे ये करना चाहती हूँ कि जब मैंने इसके लिए कई लोगों से जैसे बात की और भी लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ओहो! कोरोना का इतना टाइम है, आप क्या-क्या काम करने लगे हुए हो, अब तो बिल्कुल मन ही नहीं करता इस तरह के कुछ काम करने को। तो मैं उन सबको ये बताना चाहती हूँ कि कोरोना के टाइम में, कोरोना के समय में तो बहुत ज़रूरत है कि हम इस तरह के कुछ अलग से काम करें और फिर ये जो हस्तियों को हम बुला रहे हैं, ये तो वो हस्तियाँ हैं जो हमें आगे प्रेरणा देंगी कि कैसे समाज में इस समय सबसे ज़्यादा समाज सेवा की ज़रूरत है। वो चाहे कोई बुजुर्ग लोग हैं जिनके घर में उनको कोई देखने वाला नहीं, चाहे हम खाना बना के उनकी दीवार पे रख के आते हैं, या कोई दूसरे लोग हैं, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी के पास दवाई के लिए पैसा नहीं है, उनकी हम किस प्रकार मदद कर सकते हैं। तो ना कि हम पूरा दिन टीवी के ऊपर ये देखते रहें कि वहाँ ऑक्सीजन खत्म होगी उस हॉस्पिटल में, या डेड बॉडी को ऐसे ले जाया जा रहा है, या शमशान घाट की तस्वीरें अगर देखते रहेंगे तो हमारा डर और उदासी बढ़ेगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम कुछ सकारात्मक करें, सकारात्मक देखें और सकारात्मक सुनें। तो ऐसे लोग, जो ऐसी हस्तियाँ हमारे पास आएँगी, वो हमें ये बताएँगे कि कैसे हम कोरोना के इस वक़्त को देख सकते हैं, उनको उनमें से निकल सकते हैं, उसमें से गुज़र सकते हैं। वही बात कि ये समय भी निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा-सा अपने मन को बदलना होगा, खुश रखना होगा। और मैडम जो आज हमारे साथ जुड़ी हैं, ये तो कवित्री हैं, समाज सेवा तो मैंने आपको बताया करती ही हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी डिस्ट्रिक्ट रोहतक की मेंबर है। सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है और सरकार का देखने का नज़रिया ही ये होता है कि जो लोग समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं, उनको ही इसमें मेंबर बनाया जाए। और मैडम बहुत सारे जो बच्चे जीवन से निराश हैं, या उनके साथ कोई ऐसी दुर्घटनाएँ घट जाती हैं, या कुछ अब्यूज़ होता है, उन सबको देखती हैं, सँभालती हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनती हैं और उनकी काउंसलिंग करती भी हैं, और फिर अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उनकी काउंसलिंग करवाती भी हैं। तो हम इस तरह से देख सकते हैं, इस समय भी बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चों को भी ज़रूरत है कि किसी किसी बच्चे के पेरेंट्स, दोनों ही मम्मी-पापा जो हैं, वो कहीं कोरोना ग्रस्त हो गए हैं। उस बच्चे की मानसिक स्थिति क्या होगी, ऐसे में ज़रूरत है हमें ऐसे समाज सेवी लोगों की। तो इसीलिए हम लोग लगातार ये प्रयास जारी कर रहे हैं, प्रयास करते जाएँगे आगे भी कि हमारे साथ ऐसे लोग आते जाएँ और समाज को हम कुछ देते रहें। दूसरा, मैडम मैंने अभी बताया कि कवित्री और बहुत अच्छी कविताएँ लिखती हैं। मैंने इनकी कविताएँ बहुत सुनी हैं, और मैं इनसे अभी भी प्रोग्राम के दौरान भी इनसे प्रार्थना करूँगी, इनसे अनुग्रह करूँगी कि ये अपनी कुछ कविताएँ हमें ज़रूर सुनाएँ। इसके अलावा पेशे से मैडम अध्यापक रही हैं। जब अध्यापन किया, या फिर उसके में एडमिनिस्ट्रेटर बनी, प्रिंसिपल भी बनी, वो भी जुनून से किया। बहुत सारे बच्चे इनके आज भी बहुत फ़ैन हैं, टीचर्स इनके फ़ैन हैं कि मैडम जब स्कूल में थी तो इनका तो काम करवाने का तरीका ही अलग था। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रेडियो जो रोहतक का हमारा है, सालों से मैडम वहाँ पर अनाउंसर हैं और बहुत तरह के कार्यक्रम उसमें करती रही हैं। वो मैं बहुत कम शब्दों में मैडम का परिचय दे रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबा-चौड़ा इनका परिचय है, और मैं मैडम के माध्यम से ही जानना चाहूँगी इनके जीवन की उसके बारे में। लेकिन मैं साथ में ये भी बताना चाहूँगी कि बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं की मैडम मेंबर हैं, लगातार उनके माध्यम से ये काम कर रही हैं समाज सेवा का। बहुत सारी संस्थाओं ने देश की पूरी हम अगर देखें हर हिस्से ने मैडम को सम्मानित किया है, और लगातार मैडम जो है अपने कामों को जारी रखे हुए हैं। मैडम आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत शुक्रिया वीना जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने समय दिया, और हमें और दर्शकों को ये बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपने जीवन के बारे में जब कुछ बताएँगी, उनको प्रेरणा देंगी। तो मैं शुरुआत ही आपसे इस तरह करना चाहती हूँ कि आप स्वयं ही बताएँ आपकी जीवन यात्रा क्या रही? बचपन से लेकर अगर थोड़ा-सा उस पे प्रकाश डालेंगी तो जी। हमें सबको बहुत अच्छा लगेगा। पहले तो अंजना जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और समझा कि मैं इस लायक हूँ कि मैं जुड़ूँ आपके साथ। आपने प्रश्न पहला किया कि जीवन यात्रा कहाँ से शुरू हुई। मैं राजस्थान से सटे एक गाँव से ताल्लुक़ रखती हूँ, ज़मींदार घराने से। वहाँ मैंने हुँ,
वो जो माहौल देखा था आसपास में कि बहुत ज्यादा लड़कियों को पढ़ाई के लिए तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन हमारे परिवार में ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे परिवार की और मेरी बुआ जी हैं या उनसे भी बड़े हैं, उन सबको पढ़ने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया गया। और हम्म, क्योंकि बहुत अच्छे स्कूल्स आसपास नहीं थे, तो इसके लिए हम्म, उस जमाने में हॉस्टल में हमें भेजा गया। और वहाँ जयपुर में, क्योंकि जयपुर बहुत करीब था और बहुत अच्छा कॉलेज था, हम्म, तो महारानीस कॉलेज और राजस्थान यूनिवर्सिटी से हमने अपनी एजुकेशन पूरी की। और हम्म, फिर उसके बाद आपके हरियाणा में, क्योंकि ताल्लुक इसलिए हुआ कि यहाँ शादी हो के आए, हम्म, अफसर परिवार था, यहाँ पे सभी लोग गजेटेड ऑफिसर्स थे। मेरे हम्म, पति भी हरियाणा सरकार में अभी सेवानिवृत्त हुए हैं, क्लास वन हम्म, पोस्ट पे थे, जैसे कि आप जानते हैं। हम्म, लेकिन आपको फिर जो अगला प्रश्न आपने किया, ये जो यात्रा जो आपसे ताल्लुक रखती है, जिसके लिए आपने मुझे बुलाया, अगर मैं उसकी हम्म, बात करूं तो 1987 में मेरी शादी हुई और हम्म, 1990 में मुझे ये पता हम्म, चला कि रोहतक में आकाशवाणी है। और इस बात को मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा अवसर है कि हम्म, आकाशवाणी भी अपने आप में जन जागरूकता का काम करता है। बहुत वहां बहुत हम अपने बहुत से शब्दों को लोगों तक पिरोते हैं, भेजते हैं, भावनाओं को, संवेदनाओं को लोगों तक भेजने का एक बहुत बढ़िया जरिया है। तो हम्म, ऑडिशन दिया। ऑडिशन हम्म, अनाउंसर का था, लोक संगीत गायिका का था, कॉम्पियर का था, ड्रामा हम्म, आर्टिस्ट का था। सभी हम्म, ऑडिशंस दिए और भगवान की कृपा से सभी मैंने पास कर दिए। तो ये, वो मुझे इतना अच्छा लगता था, सुकून हम्म, मिलता था कि मैं हम्म, रेडियो पे जाऊं और अपनी हम्म, हर तरह से हर कला को लोगों तक पहुंचाऊं। तो ये हम्म, मेरा वहां से शुरुआत हुई। और हम्म, 1990 से लेके आज तक अंजना जी 30 बरस से ऊपर हो गए हैं मैं रेडियो से हम्म, जुड़ी हुई हूँ, कॉम्पियर हूँ, हम्म, महिलाओं के लिए प्रोग्राम करती हूँ, बच्चों के लिए हम्म, किए, और लाइव प्रोग्राम, रोड शोज किए, कमेंट्री, हम्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में अपनी वॉइस दी, जो आपके हम्म, यूनिवर्सिटी में भी लोक हाँ संस्कृति जी, की हमारे त्योहारों बिल्कुल, पे फिल्म बनी है, उन पे हाँ की। जी, और इन हम्म, सब के अलावा जब कभी भी अखबारों को जब जरूरत पड़ी, अखबार जब हम्म, प्रोग्राम करते हैं, आपको मालूम है हम्म, जन जागरूकता से संबंधित बहुत से कार्यक्रम करते हैं स्टेज, बिल्कुल, तो उसका हाँ भी जी, मैंने बहुत कोशिश की अपनी तरफ से सहयोग हम्म, देने की। और हम्म, आपको ये भी मैं बताऊं, मैंने कभी उनसे कोई डिमांड नहीं की स्टेज के हम्म, लिए कि मुझे पैसे की हम्म, जरूरत है या मुझे इसके लिए पैसा मिलना चाहिए, हम्म, क्योंकि मुझे लगता था अगर अखबार इतना काम कर रहे हैं तो मुझे भी इनके साथ हम्म, जुड़ के काम करना चाहिए। और बिल्कुल, भगवान की बहुत कृपा रही कि चारों हम्म, तरफ से मुझे बहुत प्यार मिला, इज्जत मिली और आदर मिला। हम्म, आपसे भी मुझे बहुत प्यार मिला। जी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मैडम। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि आप राजस्थान जैसे प्रांत में पैदा हुई, जहाँ पर लड़कियों का स्वागत इतना अच्छे से नहीं होता था और उनकी शिक्षा में कहीं राजस्थान काफ़ी पीछे है और जी। पीछे उस समय तो और भी था और आप सौभाग्यशाली रही कि ऐसे एक परिवार में आपने जन्म लिया और जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने जी। का बहुत मौका दिया। शायद वो जी। शिक्षा एक ऐसा आत्मबल हमें प्रदान करती है जो आप कह रही हैं हम्म। कि जैसे ही शादी के बाद आप रोहतक में आई और आपको पता लगा कि यहाँ आकाशवाणी है, तो आप वहाँ पहुँची और आपने सभी टेस्ट दिए। जी। जो उसका दूसरा जी। कारण ये भी रहा कि आपको अच्छे हॉस्टल्स में भेजा गया और मुझे लगता है हम्म। जो महिलाएँ या जो भी लोग सुन रहे हैं, पूरे और परिवार के सदस्य हैं, उनको ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि लड़की की शिक्षा अगर अच्छी संस्थाओं से होती है, तो उसमें जो बहुत। आत्मबल आता है, वो वो जो भविष्य की बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बड़ी। की जो आप बात कर रही हैं अंजना जी, बिल्कुल सही हाँ, कह रही हैं आप। वो हाँ, कॉन्फिडेंस वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलता है। और मैं आपको बताती हूँ, वही नहीं खत्म हुआ, फिर शादी के बाद मैंने कोशिश की कि मैं बीएड भी कर लूं, क्योंकि मेरा हुँ, मन था कि जिस क्षेत्र में मैं जा सकती हूँ मैं आगे हुँ, जाऊं। और इसके लिए हुँ, मेरे ससुराल वालों ने मेरा बहुत साथ दिया। हुँ, खास कर पे मैं अपनी हुँ, सास की अगर बात करूं, उन्हें बहुत हुँ, अच्छा लगता कि हम पढ़ें हुँ, और हम कुछ भी हुँ, करें। उन्होंने कभी रोक हुँ, टोक या कोशिश हुँ, नहीं की कि इनके कदमों को यहीं पे रोका जाए या बांधा हुँ, जाए या बेड़ियां बांधी जाए। उन्होंने नहीं हुँ, कोशिश की। फिर जैसे हुँ, कि मैंने बताया, ये एक पहलू मेरा आकाशवाणी और हुँ, दूरदर्शन से जुड़ने का है। बहुत इंटरव्यूज भी हुँ, किए और आज बात ये है, आप वहां हैं, मैं यहाँ हूँ। नहीं तो मेरा जो खास पहलू है, शौक है, वो इंटरव्यूज करना है। और मजा आ रहा है कि आप मेरे मन की बात जान रही ये हैं। मेरा उसके बाद सौभाग्य है मैडम।
हाँ, कि जी। आप जैसी हस्ती का इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला और मैं बिल्कुल उस जी। स्तर की इंटरव्यू नहीं कर पाऊँगी जिस स्तर की आप नहीं, करती नहीं, हैं, क्योंकि आप आप बहुत अच्छा कर बहुत रही सारी हैं। इंटरव्यूज़ करती हैं। नहीं, मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगता है और लग भी रहा है। अंजना जी, उसके बाद मैंने जब बीएड किया, तो मैं पब्लिक स्कूल में मुझे जॉब मिली। मुझे लगा हुँ, कि मैं कुछ करूँ, तो वही हुँ, करने की एक भावना है ना कि कहीं भी वो हुँ, आदमी को रोक नहीं सकती। उसके बाद बिल्कुल, बिल्कुल। गवर्नमेंट एडेड स्कूल में मुझे प्रिंसिपल का पद मिला, वहाँ रह के हुँ, भी हमने गरीब हुँ, बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी। और जो हुँ, बच्चे ऑफ ट्रैक चल रहे थे, उनको मेन हुँ, स्ट्रीम लाइन में लाने के लिए हमने भरसक प्रयत्न हुँ, किए। सामाजिक हुँ, संस्थाओं को अपने साथ जोड़ा और उन बच्चों को अपने स्कूल में दाखिले देके हुँ, इतने शायद 100 के करीब बच्चों को हमने हुँ, बिल्कुल बिना फीस पढ़ाया, क्योंकि हमारा स्कूल गवर्नमेंट एडेड था। सरकार भी हुँ, हमारी सहायता करती थी। मदद तो करती बहुत कोशिश की कि हुँ, जितना हो सके। और एक बात हुँ, और है अंजना जी, बहुत से हमारे आज भी पेरेंट्स हुँ, एक तबके के ऐसे हुँ, हैं जो लड़कियों को सोचते हैं 7वीं 8वीं कर ली, लिखना पढ़ना आ गया, घर बैठा लो। आप यकीन बिल्कुल। मानिए, उनके घर हुँ, खुद जाके उनको हुँ, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करके उसके हुँ, बाद उन हुँ, बच्चों को वापस अपने स्कूल में लेके आए। कोशिश की कि आप हुँ, हमारे स्कूल में जितना हो सके वो तो हुँ, एजुकेशन लो। हुँ, और हुँ, आज भी जब इन बच्चों को देखती हूँ, कोई नर्स बनी हुई है, कोई लेक्चरर लगी हुई है, बहुत अच्छा हाँ, हाँ, लगता है, बहुत खुशी होती है। बिल्कुल। जी। जितनी अभी तक की बातचीत से मैंने ये पाया, मैं और ये समाज को मैसेज भी देना चाहती हूँ कि माँ-बाप ने तो सहयोग किया ही किया इनको पढ़ाने में, लेकिन दूसरा जो बड़ा रोल प्ले किया, जो हरियाणा के में अक्सर कहा जाता है कि शादी के बाद बहुओं को काम के लिए सोचा जाता है, वहाँ सास-ससुर भी इनको भाग्यशाली रहीं कि वो ऐसे मिले। लेकिन जो सुन रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि एक बार आप अपनी बहुओं को मौका दे के देखें, फिर वो देखिए आपका नाम कैसे रोशन करती हैं और आपके बेटे के जीवन में भी कितनी खुशियाँ लाती हैं। बहुओं को बिल्कुल मौका सही देने का कहा। मतलब है हाँ, जी। कि आपके आने और वाले जो पोते-पोतियाँ होंगे, वो भी कितने लायक बनेंगे। तो जी, ये एक बिल्कुल सही कहा आपने। आपके जीवन से बहुत लोग संदेश ले सकते हैं कि हमें इस तरह के प्रयास करने चाहिए। फिर आप जी, अध्यापन में भी आई, तो ये बहुत जी, बड़ा मैंने जितना आपके बारे में पढ़ा या सुना आपको इंटरव्यू करने से पहले, उससे मुझे पता लगा कि जितने ड्रॉप आउट बच्चे आपने खुद भी कहा कि लड़कियों की शादी कर दी जाती है, आपने उनको ड्रॉप आउट नहीं होने दिया। आप उनके घरों तक गई, आपके ने उनके माँ-बाप की काउंसलिंग की, आपने टीचर्स की ड्यूटी लगाई कि आप इनसे मिलिए, इनको समझाइए और इस तरह से आप उनको लगातार अपने स्कूल में लाती रही और एक अच्छी जी, क्वालिफ़िकेशन उनको करवा के अच्छी जगह भेजा। फिर आगे भी आपने उनको गाइड किया कि आप कौन-कौन लाइन में जा सकते हैं। ये आपका इस जी, समाज को मैडम बहुत बड़ा योगदान है कि इतनी बेटियों को आपने घर बिठाने से बचा लिया और उसके बाद उनको अच्छे क्षेत्र में भेजा। तो ये एक जी, आपका बहुत बड़ा योगदान है समाज को। लेकिन मैं साथ में इस समाज सेवा तो आप अध्यापन के साथ करती रही और रेडियो अनाउंसर और बहुत सारे नाटक और इंटरव्यूज़ वो तो एक इतनी लंबी फ़हरिस्त है वो मैं पूरी पढ़ भी नहीं सकती, बता भी नहीं सकती, वो आप कर ही रहे थे। रोहतक में कोई भी प्रोग्राम मैंने ऐसा नहीं देखा जिसकी आप कभी एंकर और स्टेज पे कुछ ना कुछ आपके द्वारा प्रस्तुत किया जाता रहा है यानी आप हर कार्यक्रम की शान रही हैं। तो ये इतनी सारी उपलब्धियाँ थैंक जो यू आपके सो जीवन मच। में आई हुँ, मैं ये जानना चाहूँगी कि इन उपलब्धियों के पीछे किस-किस का योगदान है? बिल्कुल सभी का मान के चलती हूँ मैं तो, मेरे परिवार का, मेरी हुँ, हुँ, शिक्षा का तो आपने जैसे ज़िक्र किया ही किया, मेरे हुँ, बैकग्राउंड का भी, क्योंकि वहाँ भी हुँ, हमें बेशक चारों तरफ बंदिशें थी समाज में, लेकिन हमें हुँ, खुला मन दिया गया। मैं संयुक्त परिवार हुँ, से थी, घर में भाई-बहन हुँ, थे, आगे हुँ, हमारी बुआ थीं, उन लोगों ने जिस हुँ, तरह से एक रास्ते हुँ, दिखाए कि आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छे हुँ, रास्ते हैं, अगर आप बस हुँ, इतना से ज़रूरत हुँ, है कि आपको वो रास्ते चुनने हैं। आज भी हुँ, हमारा पूरा हुँ, परिवार सब अच्छी जगह सेटल है और अभी भी जब हुँ, मेरे को सुनते हैं या मेरे से बात करते हैं, प्रोत्साहित हुँ, करते हैं। उसके बाद जैसे मैंने हुँ, आपको कहा, ससुराल में रोक-टोक थी हुँ, नहीं इस बात की कि मैं काम हुँ, कर रही हूँ या मैं आगे हुँ, जा रही हूँ। चाहे मैं हुँ, रेडियो पे, आपको मालूम है 11-11 बजे रात को ड्यूटीज़ होती हैं, साढ़े 11 बजे मैं हुँ, घर में घुस रही हूँ। तो मेरे हुँ, पति ने कभी भी इस बात के लिए मुझे रोका-टोका नहीं कि तुम इतनी देर रात से आती हो, तो इस तरह की हुँ, नौकरियाँ मत करो। क्योंकि उन्हें मालूम हुँ, था कि मैं कुछ अच्छा ही हाँ, करके आ रही हूँ। और बिल्कुल, उस बिल्कुल। बात का उन्हें यकीन था, एक बात का अगर हुँ, मैं हुँ, कहूँ तो, वो यकीन भी बहुत बिल्कुल, ज़रूरी है। इन सब के लिए आपको बहुत अपने अच्छा, पे पहले विश्वास दिलाना हुँ, पड़ता है कि आपके पास बिल्कुल, पर है,
आपके पास आसमान है, आप हुँ, उड़ना हुँ, चाहती हैं, लेकिन दिशा भी हुँ। तो आपकी को चुननी पड़ेगी। खुद खुद चुनिए, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। इस बातचीत से मैं और अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि कितनी अच्छी बात है, इन्होंने संयुक्त परिवार की बात की है, जिससे पूरा देश के लोग भाग रहे हैं। आजकल जो जवान बच्चे हमारे हैं, वो कहते हैं जी, संयुक्त परिवार बहुत मुश्किल है, उसमें नहीं रहा जा सकता, बहुत रोक-टोक होती है। लेकिन आप देखिए कि संयुक्त परिवार ने कितना अच्छा व्यक्तित्व बना के समाज को दिया है, क्योंकि वहाँ इनको सीखने को बहुत कुछ बुआ सिखा रही है, तो कहीं चाची से कुछ धैर्य सीखा है, तो कहीं माँ से कैसे काम करना है, ये सब सीखा है। यानी जी। आपको एक भरा-पूरा परिवार मिलता है और बहुत तरह के उसमें गुणों के लोग होते हैं और उनसे आप अगर थोड़ा-थोड़ा भी ग्रहण करते हैं, तो आप ऑल-राउंडर बिल्कुल, बन और जाते इन सब के हैं। अलावा अंजना जी, आपसी हुँ, सामंजस्य जिस तरह से हम सीखते हैं कि एक हाँ, आजकल के बच्चे जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, घर में 2-2 बच्चे हैं, वो बर्दाश्त नहीं करते हुँ, तीसरे को अपने घर में। तीसरे लेकिन जब हमारे घर हुँ, में 15 बच्चे थे, हमारी ताई हाँ जी जी। थी, हमारी मदर थी, हमारे हुँ, ताऊ हुँ, जी थे, दादा जी थे, कैसे हुँ, सबको एक रिस्पेक्ट देनी है, कितना सबके हाँ, साथ तालमेल बैठाना है, वो बचपन से ही हाँ, सीख जाते हैं हम लोग। वो बहुत बिल्कुल, काम बिल्कुल। आता है, ज़िंदगी में आगे भी बहुत काम बहुत आता कुछ है। हाँ, और मुझे लगता है जी, कि धीरे-धीरे ऐसे व्यक्तित्वों को आप मिलते रहेंगे तो लोगों में ये पुनः एक विश्वास जागेगा कि संयुक्त परिवार में रहना मैडम उसमें सिर्फ़ काम ही साझे नहीं होते उसके साथ-साथ सीखने को जो बहुत कुछ मिलता है। अगर एक की संस्कार तबीयत खराब है और और विचार। कैसे दूसरे आराम से हाँ, हुँ, संभाल लेते हैं। अब जी, कोरोना में मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को फ़ोन करती हूँ जो अकेले-दुकेले हैं या बच्चे भी 1 है या 2 है, बाहर है या दोनों हैं भी, तब भी उनको ये डर लगता है भी ओहो अगर हम सबको हो गया तो कौन सँभालेगा? लेकिन जब संयुक्त परिवार होते थे तो पता ही नहीं लगता था कि बीमारी कब आई और कब चली गई। और और हुआ भी दूसरा है। सबसे अभी मैं अगर मैं अभी अपने मायके की बात करूँ, वहाँ मेरे भाई और हुँ, भाभी को कोरोना हो गया, लेकिन पता भी नहीं हुँ, चला, पूरे परिवार ने इतने अच्छे से सँभाला, अलग रूम करके। लेकिन आज के हुँ, दिन तो लोग भटक रहे हैं, कहाँ जाएँ हाँ, और कैसे जाएँ? और अगर अपने रोहतक की बात करते हैं हम लोग अगर हुँ, कोरोना में, ये जो हुँ, जलजला आया है, जो चारों तरफ अफ़रा-तफ़री मची, जो हुँ, हाहाकार हुँ, मच रहा है, उस मच समय रहा भी है। अंजना जी आप और हम बात कर रहे हैं, बहुत से हुँ, डॉक्टर्स ऐसे हैं, प्राइवेट हुँ, हॉस्पिटल तो हैं ही, लेकिन कुछ हुँ, डॉक्टर्स ऐसे हैं, मैं उनके बारे में आपको कभी फिर चर्चा भी करूँगी, वो घर जाके हुँ, हुँ, सेवाएँ दे रहे हैं। आप ये देखिए बहुत कि लाखों रुपए से बच रहे हैं लोग, हुँ, क्योंकि ये मौका है, आप और हम तो हुँ, इतनी हुँ, बात कर रहे हैं, लोग हुँ, बहुत ऐसे हैं जो इस मौके में अपना सर्वस्व आगे देने को तैयार हैं। बहुत से फ्रेंड्स बिल्कुल। हमारे ऐसे हैं, इस समय जो हुँ। पैसों को बहाना अ, चाहते हैं पानी की तरह, आप मैडम उन लेकिन डॉक्टर्स के बारे में बता सकती हैं क्योंकि पूरे समाज को ऐसे डॉक्टर्स की ज़रूरत है जो आगे बढ़कर सेवाएँ दे रहे हैं और बहुत दिल से वो उनका काम कर रहे हैं, उनको सँभाल रहे हैं। जी, मुझे लगता है डॉक्टर इससे सारे अमन है समाज अपने रोहतक में, एक डॉक्टर हुँ, अमन है और डॉक्टर हाँ, भारत है, ये 2 डॉक्टर्स ऐसे हैं, बहुत नॉमिनल सी हुँ, फीस चार्ज कर रहे हैं वो, मेरे कॉन्टैक्ट हुँ, में हैं। मुझे भी जब पता हाँ, चलता है कि कोई बीमार है, तो मैं कोशिश करती हुँ, हूँ, मैं उन डॉक्टर्स को कॉल करती हूँ कि डॉक्टर साहब वहाँ हुँ, ज़रूरत है आपकी, प्लीज़ आप हुँ, जाइए। तो आप उनसे हुँ, पैसों की बात वो खुद भी नहीं करते हैं, पैसों की बात अच्छा, मत करिए, अगर आपको लगता हुँ, है वो हुँ, लोग नहीं पे कर सकेंगे, तो हम हुँ, बाद में हुँ, मैं आपके साथ मदद हाँ, करूँगी आपकी, कर दें, जो भी हो बिल्कुल, सकेगा। हाँ, तो ये तो ये जो 2 डॉक्टर्स हुँ, की मैं बात कर रही हूँ, मैं उनको देवदूत कहती हूँ, इस समाज बिल्कुल, में, इस बिल्कुल, समय जिस ऐसे ज़रूरत में है वो जिस डॉक्टर की। देखिए जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो ये वो इसीलिए हम मैडम हो आपके पाया बारे में कि मैं आप जानती हूँ, हुँ, हुँ, आपके बारे में मैं जानती हूँ, आप लोगों को हाँ, खाना पहुँचा के सेवा कर रही हैं। आप हुँ, लोगों हुँ, के घरों में ले जाके दीवार पे रख रही हैं। आप खाली हुँ, इंटरव्यू नहीं कर रही हैं, आपके अंदर ये नहीं, भावना है कि मैं किस तरह से कौन-सी मदद करूँ समाज में, वो भी मैं जानती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप कैसे मदद कर रहे हैं, तन, मन, धन, कैसे भी आप मदद कर सकते हैं, ये मौका है। और सभी बहनों से जो सुन रही हैं ये कार्यक्रम, मैं तो यही उनसे गुज़ारिश करती हूँ, आप जितना समाज को दे पाएँ, ज़रूरत इस हुँ, बात की नहीं है कि आप 2-4 लाख रुपए निकालें। आप बहुत हुँ, चीज़ें और हुँ, भी हैं, आप कर सकती हैं कम पैसों में भी। आगे आएँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि मदद करने के बहुत सारे तरीके हैं, तन, मन, धन में से जो भी आप समर्पित कर सकती हैं, वो आप समाज को दीजिए। सबके पास 24 घंटे ही हैं और उसमें से ही कुछ समय हमने देना है और इस समय जो बहुत हालात ख़राब हैं, ऐसे में तो हमें हर तरीके से थोड़ी मदद करनी है, चाहे आप फ़ोन के माध्यम जी, से ही थोड़ी काउंसलिंग कर दें लोगों की, यही काफ़ी है। जी, तो जी, अब थोड़ा-सा मैं मैडम की जो कलम खूबसूरती से चलती है,
जो उससे शब्द निकलते हैं, जो फिर ये उनको जिस तरीके से पेश करती हैं, गाती हैं, अगर वो आप सुनेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएँगे। और वो मैं इसलिए भी इनका पहलू सामने लाना चाहती हूँ कि कोई समाज सेवी भी है, कोई अध्यापन भी कर रहा है, कोई रेडियो पे अनाउंसर भी है और उसके बावजूद भी समय निकाल कर अपनी कलम को भी वो एक्टिव रखते हैं, कलम भी उनकी उतनी ही अच्छे शब्द देती है। ये भी एक जी। सीखने की चीज़ है। तो मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कोई एक कविता अपनी पसंद की सुनाएँ। अंजना जी, मैं नारीमन को पढ़ती भी हूँ, समझती भी हूँ हुँ, और मैं उसको बहुत हुँ, गहरा समझना भी चाहती हूँ। तो मैं उस पे थोड़ा लिखती हूँ, अगर आप मुझे हुँ। इजाज़त दें तो मैं उस पे एक कविता आपको जी, सुनाना चाहूँ। बिल्कुल मैडम, जी, हमारे दर्शक भी बहुत खुश होंगे और उनको बहुत अच्छा जी, लगेगा कि वो आपकी कविता सुनेंगे। जी। मेरी खामोशी क्या-क्या कहती रही, तुम हुँ, कभी समझे ही नहीं। तुम्हारी एक नज़र मोहब्बत भरी जब मुझ पर पड़ी, मैं मूक सी, हैरान सी, खिल गई गुलाब सी। तुमने तब भी देखा ही नहीं, मेरी खामोशी क्या-क्या कहती रही, तुम कभी समझे ही नहीं। सच संवर के साथ तुम्हारे जब कभी भी कुछ कदम चलने को मन चहका, तुम्हारा अनकहा सा चले जाना और मेरा खामोश सा विद्रोह करना, तुमने तब भी देखा ही नहीं। मेरे क्या मन बात की वीणा जब भी हुँ, प्रेम रस में डूबकर कुछ सुर हुँ, सुनहरे छेड़ती थी, मैं भी तुम संग झूम कर कुछ गुनगुनाऊं सोचती थी। गुनगुनाओ। तुम्हारा फिर वो बेपरवाह सा मुस्कुराना और मेरा फिर यूं ही कसमसाना, तुम कभी समझे ही क्या नहीं। क्या मेरी खूब! मौके बेमौके अवहेलना करना, भरी महफिल में अपमानित सा करना, बात बात पर आंखों ही आंखों में कभी झिड़क देना तो कभी चुप हुँ, कराना। हुँ, तुम्हारे हुँ, लिए शायद मर्दानगी के माने यही थे, पर मैं हुँ, आहत थी, बस मुस्कुरा हुँ, रही थी। हुँ, तुम कभी समझे ही नहीं। हुँ, मेरी हुँ, खामोशी तब चीख हुँ, रही थी, पर तुमने हुँ, तो हुँ, सुनी ही नहीं। मेरा हुँ, रोज़-रोज़ टूटना, हुँ, ध्यान दीजिएगा, मेरा रोज़-रोज़ टूटना, इतना टूट कर फिर बिखरना, हुँ, बिखर हुँ, कर फिर सिमटना। तुम तो हुँ, साक्षी थे ना इस क्रम के, पर फिर भी हुँ, ने देखा ही नहीं। नारी मन हुँ, है बहुत कोमल, बहुत पावन, ये पूजता है प्रेम को और सींचता है प्रेम को, बिल्कुल, पल्लवित होता है लेकिन प्रेम के एक हुँ, स्पर्श से, पर तुमने हुँ, तो ये जाना ही, जाना तुम ही कभी नहीं, समझे ही नहीं। समझे ही नहीं। तो ये अ, नारी मन का वो एक पहलू है, बहुत जो खूबसूरत, शायद बहुत बहुत सी नारियों की कहानी है मुझे लगता है। मैं यही अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आँखों ही आँखों में ये सारे शब्द या तुम कभी समझे ही नहीं, मेरा रोज़-रोज़ टूटना फिर जुड़ना, ये कोई अकेले एक मन की व्यथा की बात नहीं है। मैडम जितनी लोगों की प्रॉब्लम सुनती हैं, उनको हल करती हैं, समाज जी, सेवा के माध्यम से उन्होंने जो जाना है, उनको शब्दों में पिरो दिया। और ये एक महिला नहीं बोल रही, ये बहुत सारी महिलाओं की आवाज़ है, जो एक स्वर उनको मैडम ने दे दिया और बहुत खूबसूरती से हमारे सामने इसको पेश किया। और मैं सच में शुरू में तो बिल्कुल कहीं कल्पना में खो गई थी और मेरे सामने एक चित्र की तरह सब चलने लगा था। फिर मैं लौट के आई एक तरफ, मैंने कहा ओहो! ये तो लाइव कार्यक्रम चल रहा है और मुझे इसमें आगे बढ़ना है। बहुत थैंक यू सो खूबसूरत मच अंजना कविता जी। है मैडम, बहुत ही खूबसूरत। और मेरे को कभी-कभी मौका मिल जाता है आपकी कविताएँ कहीं इधर-उधर से पढ़ने की लिए मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि आप समय-समय पर हमारे दर्शकों को और सबको ये कविताओं का जो तोहफ़ा है वो देते जी, रहें। और ज़रूर, मैं एक ज़रूर। गुज़ारिश और करूँगी कि एक कविता कम से कम आप और ज़रूर सुनाएँ। थोड़ी देर बात करें? ज़रा मैं टटोल हाँ, लूँ एक बार अपनी डायरी को। हाँ, हाँ। इतने इतनी बार देर बातचीत मुझे करते हैं? हाँ, हाँ, जी, बिल्कुल, बिल्कुल बातचीत करते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। आपने जैसा जी, कि बताया मैडम कि आपके पति तो बहुत कोऑपरेटिव थे और मैं जो मेरे दर्शक सुन रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहती हूँ
कि आप अपनी पत्नियों पे विश्वास करें और फिर देखिए कि पत्नियां आपके लिए कितना अच्छा घर तो संवारती ही हैं और साथ में अपना जीवन संवार के आपके बच्चों को और आपके जीवन में भी कितनी खुशियां लाती हैं। तो ये जो हमारे खासकर हरियाणा में या पूरे भारत में या पूरे विश्व में भी कहीं ये देखने को मिलता है कि पुरुष जो है महिला के हर कार्य के ऊपर शक की दृष्टि रखता है। समस्याएं भी आती हैं, कल भी हमने टीवी के ऊपर यही जी कार्यक्रम किया है कि किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मैं मैडम यही एक बहुत बड़ी आपकी जो उपलब्धि है लेखन के कार्य आप कर रही हैं। अब मैं थोड़ा सा इस तरफ जाना चाहती हूँ कि जो आप चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मेंबर जी बनाया है आपको सरकार ने और बहुत बड़ा हम्म। आपको ये मिला है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पास किस तरह की समस्याएं आती हैं? अंजना जी, ये जो हमारे इस कार्यक्रम का मुझे लगता है अहम हिस्सा है जिसे हम साझा हम्म, करेंगे। हमारे बिल्कुल पास बिल्कुल। जो केसेस आते हैं वो 18 साल से छोटे सभी प्रकार के बच्चों के केसेस आते हैं। होता ये है कि ओके। बच्चे कई बार हम्म, तो रन अवे के केस हैं कि बच्चा घर से भाग गया है, घर वाले एफआईआर कराते हम्म, हैं, उसकी सूचना देते हैं, पुलिस उस बच्चे को हम्म, किसी तरह ढूंढ के हम्म, हम तक लेकर आती है, हम उस बच्चे की हम्म, काउंसलिंग करवाते हैं, पहली बात तो। हम्म, और अगर हमें लगता है कि बच्चे के परिवार का माहौल खराब है या वाकई उसके हम्म, पेरेंट्स किसी तरह से उसे हम्म, प्रताड़ित कर रहे थे, हम्म, इसलिए बच्चा अपने घर में नहीं रहना चाहता, हम्म, तो हमारे पास सरकार ने बहुत हम्म, से सीसीआईज बनाए हैं, चाइल्ड केयर हम्म, इंस्टीट्यूट्स हैं। लड़कियों के लिए अलग है, राइट, yeah, एमआर बच्चों के लिए अलग है, हम्म, लड़कों के लिए अलग है। तो हम्म, हमें लगता है बच्चा अगर हम्म, सीएनपीसी केस है, चाइल्ड नीड केयर एंड प्रोटेक्शन, सीएनसीपी केसेस होते हैं हम्म, वो, तो हम उन बच्चों को अपने हम्म, प्रोटेक्शन में ले लेते हैं। फिर जो होम्स हैं उन्हें हम अनाथ आश्रम नहीं कहते, हम्म, क्योंकि ये एक तरह से हम्म, शब्द गलत है बच्चों के लिए। उस होम में बच्चों को हाँ जी, भेजते हैं बिल्कुल, जहाँ हर तरह की सुविधाएं हम्म, होती हैं। एक तरह से मैं कहूंगी कि हम्म, एक बहुत अच्छे छात्रावास जैसी होती हैं, जहाँ बच्चों का मेस है, हम्म, बच्चों की टीचर्स होते हैं, बच्चों की हाउस मदर्स होती हैं, काउंसलर्स होती हैं, हम्म, उसके अलावा उनके हम्म, एडमिशन्स कराते हैं स्कूल में, फिर उन बच्चों को रखते हैं। ये रन अवे का है। फिर आते हैं जैसे हम्म, कोई लड़की हैं, बच्चियाँ भाग हम्म, जाती हैं घर से, वही बात होती है कि एक हम्म, नाज़ुक उम्र है, सँभाला जाता नहीं हम्म, है घर वालों से, कहीं न कहीं चूक तो हम्म, होती ही है बच्चों की परवरिश में। बिल्कुल, तो वो हम्म, बच्चे जब आते हैं तो उन्हें लगता है कि हम घर में रहेंगे तो शायद हमारे हम्म, माता-पिता, आप जानते हैं हम्म, हरियाणा की एक स्थिति ऐसी भी है कि बिल्कुल, वहाँ लड़कियों हाँ के जी, साथ जहाँ ऑनर हम्म, किलिंग जैसे भी मामले बहुत आए हैं सामने, आमने तो सामने हमें लगता है आते हैं, बच्चा घर में सुरक्षित नहीं है, तो हम बच्चे को हम्म, अपने प्रोटेक्शन में लेते हैं, उसकी काउंसलिंग हम्म, करा के उसके पेरेंट्स से भी मिलते हैं, उनकी भी काउंसलिंग हम्म, करते हैं। 18 साल ओके, तक की हम सोचते हैं कि अगर हम ज़िम्मेदारी ले लें, तो ले लें बच्चों की। हम्म, क्योंकि अगर हम्म, उनका कोई और ठिकाना नहीं है, नहीं तो जो हम्म, दूसरा होता है कि कोशिश होती है, उन्हें जल्दी से हम्म, जल्दी रिस्टोर कराया जाए, उनको उनके घर में पहुँचाया जाए। तो ये एक बिल्कुल, प्रोसेस है, ये 1 या 2 दिन हम्म, का काम नहीं होता है, ये प्रोसेस है, जिसके लिए प्रोसेस हम है, बिल्कुल दिन-रात लगे रहते हैं। उनके अलावा हम्म, चाइल्ड मैरेजेस के केस आते हैं, पॉक्सो के केस हम्म, आते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ हम्म, चिल्ड्रन फ्रॉम हम्म, सेक्सुअल हरासमेंट के होते हैं। उनसे हम्म, बच्चों का जो केसेस बनते हैं, उनके लिए हम्म, बच्चों का जो हमारे समक्ष हम्म, आती है प्रॉब्लम समझना, हम्म, फिर उन्हें वही बात कि उन्हें अंडरटेकिंग पेरेंट्स को दे के वापस देना है या उन्हें अपने हम्म, पास रखना है। और ऐसा नहीं है हम्म, कि हमने बच्चों को दे दिया उसके बाद हमारी ज़िम्मेदारी खत्म। हम उनकी हम्म, सोशल इन्वेस्टिगेशन कराते रहते हैं, जिसे हम्म, एसआईआर बोलते हैं। गुमशुदा अच्छा, बच्चे मिलते हैं हमें, गुमशुदा बच्चों हम्म, को वही छोटे बच्चे हैं, हम्म, तो हम अपने पास रख लेते हैं उन्हें और हम्म, फिर उनकी एडवर्टाइज़मेंट्स निकलवाते हैं चारों तरफ से। कोई आके उन्हें हम्म, लेता है तो ठीक है, वेट करते हैं हम्म, कुछ सालों तक, फिर उसके बाद में उन्हें लीगली फ्री करके अडॉप्शन में भेज देते हैं। ये अलग-अलग भेज ऐज के बच्चों का अलग है। कुछ बच्चे होते हम्म, हैं जो आपको मालूम है जो इलीगल चाइल्ड्स होते हैं सोसाइटी में, हम्म, वो माएँ छोड़ हम्म, देती हैं, उन्हें भी हम अपने बिल्कुल, प्रोटेक्शन में लेते हैं और जो हम्म, स्पेशल अडॉप्शन एजेंसीज़ हैं सरकार की, साह जिसको बोलते हैं बहादुरगढ़ में, वहाँ बच्चे को भेजा हाँ जी, जाता है। वही हाँ, बात होती है कि बच्चे का पहले निकालते हैं अखबारों में, कोई उसका लगता है हमें कोई लेने आएगा हम्म, परिवार का सदस्य तो ठीक है, नहीं तो फिर हम्म, उन्हें कोई अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री कर देते हैं। तो बहुत से ऐसे केसेज़ आ गए, फिर वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बच्चों की हम्म, खरीद-फरोख्त है, उसके बारे में हम्म, हम पूरा हमारी क्राइम ब्रांच हमारे साथ जुड़ी होती है। ये अकेला सीडब्ल्यूसी नहीं होता, इसके साथ बहुत सारे महकमे जुड़े होते हैं। डीसी जुड़े साहब होते हैं, हमारे
पूरे जो होते हैं केयर टेकर हैं हमारे साथ में, सेशन जज होते हैं, पुलिस होती है हमारे साथ में। इन सब के अलावा यूनिट्स हमारे पास, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है जिसको कहते हैं, हमारे साथ डीसीपीयू यूनिट है, वो जुड़ी होती है। जे बोर्ड होता है जहाँ पे एक्यूज्ड के केस चलते हैं बच्चों के, हमारी गवाहियां भी होती हैं, तो बच्चों के केसेस किसी अंजाम तक पहुंचने लगते हैं तो हम मेंबर्स जाके वहाँ गवाही भी देते हैं। तो ऐसे मसलन 18 साल से छोटी उम्र के हर बच्चे के का बच्चों, केस हमारे सामने, उस पूरे हमारी कमेटी है जो पैनल है वहाँ पेश होता है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है मैडम। और नहीं तो और एक बात और, मैं अपनी ये जानकारी क्योंकि दर्शक ले लें, ये इस तरह से कोई चाइल्ड मैरिज, ऐसा नहीं कि कोई पुलिस का इंतजार करे, कोई पड़ोसी भी खबर दे सकता है हमें, तो हमारी चाइल्ड लाइन भी हमारे साथ जुड़ी होती है जो जाके उस बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारी टीम जाती है, पुलिस जाती है और उस बच्चे को प्रोटेक्शन के लिए आते हैं। कोई भी चाइल्ड लाइन पे कॉल कर सकता है, नंबर हमारा हमेशा खुला होता है 1098 यानी 1098। उस नंबर पर बहुत फोन करेंगे इसको तो नोट कर सकते, 10-0 जी 1098 बैक काउंटिंग है 10 की, 1098। तो ये जी नंबर मुझे लगता है सभी लोगों को सेव कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत काम का नंबर है। मैं नहीं चाहती कि इसकी जरूरत पड़े किसी को, लेकिन साथ में ये भी कहूंगी कि समाज में इस तरह का बहुत क्राइम या बहुत एब्यूज हो रहा है, इसलिए हमें किसी की रक्षा करने के लिए, किसी को बचाने के लिए इस नंबर का प्रयोग जरूर करना चाहिए। हाँ जी मैडम, जरूर करना आगे। चाहिए। कई बार पड़ोसियों ने हमें खबर दी है कि एक घर में एक माँ है, बूढ़ी माँ है, और उसके बेटे और बहू से बहुत ताड़ित करते हैं, छत पे डाला हुआ है। हम गए हैं वहां जाके और उसको हमने अपने प्रोटेक्शन में लिया है। जैसे भी हमारी जो सीसीआई उनकी मदद कर सकती थी वहां तक, माँ की नहीं, क्षमा कीजिए, बच्चों की, जो 18 साल से बच छोटे बच्चों के केस हैं कि बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं, अपंग बच्चा हाँ, है उसको मार पीट के छत पे छोड़ दिया है, तो हमने उन बच्चों को ले लिया अपने प्रोटेक्शन में। हमारे पास MRBCCIs हैं, जन सेवा संस्थान रोहतक का स्वामी जी जो काम कर रहे हैं आप जानते हैं। हाँ, और आजकल बिल्कुल तो बिल्कुल। उन्होंने कोविड सेंटर के लिए आईसीयू भी अपना बना दिया सेंटर में, जहाँ 200 बेड की व्यवस्था। अभी मेरी सीसीआई के जो हैं स्वामी जी, उनसे बात हुई है, मैंने कहा स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं? बोले मैंने स्कूल में मैडम बना दिया है। तो उनके साथ भी, क्योंकि वहाँ जो भी बच्चा तो अगर एडमिट होता है वो हमारे ऑर्डर्स से होता है और रिलीज भी हाँ हमारे ऑर्डर से होता है, लेकिन जो जी। स्कूल उन्होंने बनाया उसके लिए वो फ्री एजुकेशन दे रहे हैं ऑर्फन बच्चों को। अबैंडन्ड बच्चे हैं या ऑर्फन बच्चे हैं या डेस्टिट्यूट बच्चे हैं, जो बच्चे हैं वो वहां तक जाते हैं, स्वामी जी उनके लिए बहुत काम करते हैं। जी बहुत बड़ी बात है मैडम। तभी ऐसा है कि आप स्वयं के मन में आपके समाज सेवा का जज्बा है, तो ऐसी संस्थाएं भी आपको मिल जाती हैं। वही कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर आप सोच रही बिल्कुल हैं तभी तो आपको स्वामी जी और वो सब कुछ मिला। लेकिन इसी में मैं थोड़ी सी जानकारी और चाहूंगी कि ये जो बच्चे जी। आपके पास आते हैं या जिनको आप प्रोटेक्ट करती हैं, क्या वो हरियाणा के बाहर के बच्चे भी हो सकते हैं, या आपके पास नहीं, ऐसे कोई हरियाणा बच्चे में भी आते जी हैं? ऐसा भी होता है अंजना जी। जैसे एक बार हमारे पास पुलिस एक बच्चे को लेके आई, बच्ची झारखंड की थी लेकिन वो हरियाणा में किसी घर में हम्म, घरेलू नौकरानी के तौर पे रखी गई थी। बच्चे को बहुत प्रताड़ित करते थे और उसको कोई हम्म, पेमेंट की नहीं जाती थी, तो जैसे वो रात को कहीं मिली तो पुलिस वालों ने हमारे पास उसको भेजा। हमने तुरंत प्रभाव से बच्ची को अपने संरक्षण में लिया। ऐसा ही नहीं किया, उसके बाद हमने उसका कोशिश की कि वो कहाँ की रहने वाली है, लेकिन बच्ची क्योंकि 11-12 साल की थी, बता ही नहीं पा रही थी। फिर भी जैसे तैसे हमने उसको याद दिला के कोशिश की तो पता चला वो झारखंड की कहीं की है। जो भी हमारी पुलिस ने, क्राइम बिल्कुल। ब्रांच ने जो सुराग ढूंढे, उसके बाद अल्टीमेटली उसके पेरेंट्स का हमें पता लग गया और फिर उस बच्चे को बाइज्जत हमने फर्स्ट क्लास ट्रेन का बुकिंग करा के, हमारे प्रोटेक्शन के सोशल वर्कर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, पूरी टीम, एक पुलिस ऑफिसर, लेडी पुलिस ऑफिसर, सब पूरी टीम ने ले जाके उस बच्चे को सुरक्षित रूप से उसके घर पहुंचाया। तो ऐसा नहीं है, यहाँ अगर कोई केस मिलता है तो तुरंत पहले हम बेस्ट जो चाइल्ड इंटरेस्ट में होता है हम चाइल्ड, पहले वो काम, हमारे लिए बहुत राज्य की कोई सीमा ही नहीं होती। कोई सीमा जी नहीं, बिल्कुल पूरा भारत एक है। लेकिन मैंने ये सोच इसलिए मैडम जानना चाहा कि क्योंकि जी हमने कहा है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हरियाणा की है या डिस्ट्रिक्ट रोहतक की जी है, तो बहुत सारे लोगों को ये कई बार गलतफहमी हो जाती है कि शायद ये तो जी, जैसे कई बार पुलिस थानों में ऐसा होता है कि नहीं जी ये हमारे जी इलाके का केस नहीं है। ये लोगों का अनुभव जी काफी कई बार खराब रहा है, तो जी वो यहाँ भी ये सोच लेंगे कि हो सकता है जी जो कोई बाहर की नहीं लड़की है ऐसा तो नहीं उसका है तो हम नहीं अंजना कर जी, सकते। ऐसा नहीं है।
एक बार तो हम हम्म, अपने संरक्षण में लेते हैं बच्चे को। अब जैसे कोई एक बिल्कुल, यूपी का केस आया, बहुत अच्छी बात। बिल्कुल, शुरुआत में बिल्कुल, हम लोग इसके लेते बाद हैं, आप उसके बाद हम कोशिश करते हैं। हाँ, हरियाणा में हुँ, भी हर जिले में हाँ जी, सीडब्ल्यूसी बनी हुई, हाँ और जी, हाँ जी। जिस और जिले आपस का में केस तालमेल अगर परमानेंट है, तो अगर हुँ, मान हुँ, लीजिए झज्जर का है कोई केस, हुँ, झज्जर में कोई हुँ, बच्चा मिला है, तो पहले वो हुँ, सीडब्ल्यूसी झज्जर को कांटेक्ट करेंगे। हुँ, अगर हुँ, वहां पर हुँ, कोई सुविधा नहीं होती है, तो हुँ, वो हुँ, फिर हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप अपने यहाँ कोई सीसीआई में बच्चे को रख पाएंगे। तो हम अपने जो प्रोसीजर है, जो हुँ। सरकारी हमारे कार्यक्रम है, उनको हाँ जी, आगे हाँ जी, बढ़ाते बिल्कुल। हुए फिर हम तो अपने बच्चे जैसा को। कि मैं आपसे पूछ रही थी कि किस तरह के लोग मैडम इसको अडॉप्ट करते हैं बच्चों को? कितने बच्चों को बच्चे जो जी, जाते हैं? हाँ जी। अडॉप्शन में जब हम लोग निकालते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन होता है मैडम। हुँ, वो हुँ, हुँ। एक सीडब्ल्यूसी का काम नहीं होता। हुँ, हुँ, हुँ। ये जो भी हमारी सा है, स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी है, हुँ, गवर्नमेंट की हुँ। है, वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। जब नंबर हुँ, आता है तब वो बच्चों के लिए उन्हें बुलाते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक साथ 8-10 बच्चे दिखाए, 2 बच्चों में से हुँ। उनको दिखाए जाते हैं। उनके लिए एक अलग रूल्स हैं हाँ जी, कि हाँ जी। आपके पास अगर ऑलरेडी 3 बच्चे हैं तो आप नहीं ले सकते। हुँ, हुँ। और उनकी पूरी सोशल इन्वेस्टिगेशन होती है, उनका ट्रैक किया जाता है हुँ, बाद में कि बच्चा कैसे रख रहे हैं। ऐसा तो हुँ, नहीं कि हुँ। उसे एक अडॉप्शन में ले जाके और घर में नौकरानी का काम करा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मैं तो इसलिए जानना चाहती हूँ मैडम कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन कई बार उनको सही संस्था या उसका ज्ञान नहीं होता। मेरे खुद के परिवार में 2 बच्चे आए हुए हैं पेरेंट्स वाली साइड में और बहुत अच्छे से उन बच्चों को जीवन मिला है। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी संस्था के साथ जुड़ें और जानें जिनको जी, ऐसे बच्चों की ज़रूरत है और बहुत सारे बच्चों का भी भला होगा और आपके जीवन में भी बहुत सारी खुशियाँ आ जाएँगी। तो जी, ये एक बिल्कुल बहुत सही कहा अच्छा आपने। हाँ जी। हुँ, बिल्कुल, हुँ, आपकी ये जो गवर्नमेंट की कमेटी है, बहुत सारे लोगों को ये गलतफ़हमी होती है या बहुत बार हम थोड़े गवर्नमेंट से उदास या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भारत सरकार ए की भी वेलफेयर को लेके बहुत सारी स्कीम्स हैं, कई बार हमें बिल्कुल उनका नहीं है ऐसी बात। ज्ञान सरकार ने, जी, जैसे कहते हैं ना, भर-भर के हाथ फैलाए हुए हैं कि आप लोग आगे हुँ, आइए। इतनी सारी हाँ, कमिटीज़ बनी हुई हैं जो कि इस काम के लिए नियुक्ति की गई है जिनकी, जैसे जेजे हुँ, बोर्ड हुँ, है और हुँ, या सीडब्ल्यूसी है या सा है, स्पेशल अडॉप्शन हुँ, एजेंसी का जो मैं बात कर रही थी आपको। तो वहाँ आप हुँ, कहीं से भी जाके कॉन्टैक्ट करते हैं तो आपको हर तरह के जो आप चाहते हैं वो सुविधाएँ भी मिलेंगी, मदद भी हाँ मिलेगी। जी, हुँ। जी। तो हुँ, ये बहुत हमें दर्शकों आज एक बहुत और बड़ा फ़ायदा हुआ है। एक कवित्री को और एक अध्यापिका को, एक समाज सेविका को तो हम मिले ही मिले, साथ में हमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की इतनी विस्तृत जानकारी मिल गई कि हम अपने आस-पास में किसी को ज़रूरत हो तो उनकी मदद भी कर सकते हैं और समाज का बहुत भला कर सकते हैं। जी हाँ जी, वीना जी, हम अपनी बातचीत को आगे जारी रखेंगे और बस बीच में व्यवधान थोड़ा आया तो इसलिए हमारा मन कर रहा है कि आप एक कविता सुनाएँ हमें। और उससे हमारा माहौल थोड़ा अच्छा हो जाएगा। कोशिश करते हैं उसकी जो हमारी कमियाँ रही हैं, उसको एक कविता के द्वारा थोड़ी-सी दूरी करें। आपकी ये कविता खूबसूरत जो है आवाज़, ये तो बिल्कुल सब चीज़ों को खुशगवार कर देगी। जी। मेरी बेटी के लिए मैंने एक कविता लिखी थी, वाह! मैं वाह! उसको ज़रा सुनाना चाहूँगी। हुँ, हुँ, जी। कल ही की तो बात है, जब टिम-टिम करती आँखों से कुछ तो तुम बतियाती थी। मैं सब कुछ जैसे समझती और बड़ी ज़ोर से बाहों में भर तुमको फिर चिपकाती थी। कल ही की तो बात है, जब छम-छम पैजनियाँ पहने, डगमग-डगमग कदमों से तुम पीछे-पीछे आती थी। कल ही की तो बात है, जब पहली बार तुम्हें स्कूल छोड़ा, तुम कातर सी नज़रों से मुझे देख रही थी। मैं अपनी आँखों के आँसुओं का सैलाब बस छिपा रही थी। कल ही की तो बात है, जब जलती बत्ती में सारी रात किताबें लेकर हाथ में तुम रोज़ नया सपना संजोती और मैं थोड़ी-थोड़ी देर में तुम्हें सोने को कहती। तुम आज बनी राजकुमारी सी और मैं महारानी सी, फिर भी रोज़ भिखारिन सी भीख माँगती झोली फैलाती ईश्वर से, हे हुँ, प्रभु मेरी बेटी को हर खुशी दुनिया की बख्श दे। ये एक माँ का वाह! मन है।
माँ का मन है, और जब बेटी हमें बड़ी होती है और हम शादी करके उसको विदा करते हैं, तो जो उस खूबसूरत बचपन से लेकर अपने भावों को पैदा होने से लेकर अब तक को संजोया है शब्दों में, उसको बयान करने का सच में मेरे पास माधा नहीं है। और मैं भी कहीं अपनी माँ के पास पहुँच गई थी आपकी कविता सुनते ही। और जी। आपके 2 बच्चे हैं, जैसा मेरी को जानकारी है। दोनों ही बच्चे मैडम क्या-क्या करते हैं? आप अपने बिटिया बच्चों मेरी जी, इंजीनियर है, एमबीए है और अब वो मैकेंजी कंपनी के साथ काम कर रही है। बेटा हुँ, मारुति में हुँ, राजस्थान में बहुत सारी टेरिटरीज का हेड है वो। वाह! और बहुत अच्छी दोनों बच्चे दोनों सबकी बच्चों ब्लेसिंग के से ठीक है। बहुत अच्छा जी। दोनों बच्चों को सेटल किया है, और बहुत ही आपने अच्छी उनको शिक्षा दी है। मैं जहाँ तक जानती हूँ बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, बहुत अच्छे आपने इंसान बनाए हैं। वो आपकी समाज सेवा का ही जो झलक है उनमें दिखाई देती है मुझे। मैं अंत में आपसे जानना चाहूँगी कि आप समाज को क्या संदेश देंगी, खासकर ऐसे कोरोना के समय में, कि हमारा समाज जो है वो क्या करे, किस दिशा में चले और कैसे जी। उनको इसका सामना करना चाहिए? बिल्कुल अंजना जी, आज की जरूरत है, इस बात की तो बेहद जरूरत है कि हमें समझना पड़ेगा हुँ, कि सरकार के भरोसे हुँ, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। जाना है हुँ, और इस वक्त को बचा के जितना जिससे हो सकता है वो आगे बढ़ना है, उसको आगे बढ़ हुँ, के अपने सहयोग देने का समय है। आप जैसे कर हुँ, रही हैं काउंसलिंग, काउंसलिंग भी बेहद जरूरी है कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं कि हम क्या हुँ, करें क्या ना करें। ऐसा नहीं है हुँ, कि आप कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टर ही करेंगे, सरकार ही कुछ हुँ, करेगी। हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं अपने अड़ोस पड़ोस में मदद करके। किसी को अगर हुँ, डॉक्टर की जरूरत है तो डॉक्टर तक ले गए, आपकी हुँ, वाकफियत है किसी हॉस्पिटल में तो वो मदद करके, हुँ, और चारों तरफ पॉजिटिविटी फैलाएं, सकारात्मक जो वातावरण है। सभी लोग जानते हैं कि किस तरह के हार्मोन्स चेंज होते हैं शरीर में और हुँ, उससे एंटीबॉडीज बनते हैं, तो वो हुँ, बनाने बहुत जरूरी हैं। और घबराएं नहीं, कोशिश करें कि इस जो ये जलजला आया है हुँ, इसको हम हुँ। पार कर जाएंगे, ये भावना सब जगह फैलाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छे जी। शब्दों में आपने इस समाज को संदेश दिया, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने आज के इस हमारी बातचीत से बहुत कुछ ग्रहण किया होगा। कैसे हम अच्छी शिक्षा देकर बेटियों को आत्म स्वाभिमानी बना सकते हैं, कैसे जी। उनको अच्छी संस्थाओं में शिक्षा देकर, फिर उसके बाद ससुराल के लोगों को भी मैं संदेश देना चाहती हूँ कि अपनी बहुओं को आप सहारा नहीं देना, उनको आगे बढ़ाना है, उनके साथ लगना है, उनको आगे हम्म। करो और आप पीछे चले। पतियों को मैं कहना चाहूँगी कि वीना जी को जैसा अपने घर से सपोर्ट मिला, उनको विश्वास मिला, वो हमें देना है। तभी आपको समाज के लिए एक वीना जी पैदा कर पाएँगे, और आप समाज को आगे बढ़ा पाएँगे, और समाज ऐसे ही लोगों के व्यक्तित्व से आगे बढ़ता है, प्रफुल्लित होता है, और उसी के कारण समाज की नींव जो है वो मजबूत होती है। लेकिन हम सबको उसमें कुछ आहुति तो डालनी ही पड़ती है। उसी का परिणाम हम्म। है कि दोनों बच्चे भी मैडम ने बहुत अच्छे संस्कारी बनाए हैं, और उसी में से वक़्त निकाल के, जैसे बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि मैडम बहुत कम समय है, समय नहीं है, समय नहीं है। मुझे लगता है जो लोगों के पास समय नहीं होता, कहीं हम अपने समय को व्यवस्थित नहीं करते, या हम कहीं थोड़े स्वार्थी हो जाते हैं। सही कहा आपने, ऐसे टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो हम्म। ऐसे जी। व्यक्तित्व से आप सीखें कि कैसे उन्हीं 24 घंटों में से आप लिख भी सकती हैं, आप रेडियो और टीवी पे भी जा सकती हैं, लोगों को उस माध्यम से भी प्रेरित कर सकती हैं, आप चाइल्ड वेलफेयर जैसी कमिटीज़ में जाके भी काम कर सकती हैं, और आज भी कहीं न कहीं मैडम अध्यापन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इतने सारे क्षेत्र पूरे करने के लिए आपको अपने आप को पहले व्यवस्थित करना होगा। मैडम के साथ तो कई सेशन हमें लगाने पड़ेंगे जुनून ज़िंदगी का, तब कहीं जाकर हम इनके शायद सारे पहलुओं को कवर कर सकें या जान सकें उनके बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ अपने दर्शकों से कि बहुत सारी उनकी जिज्ञासाएँ होंगी, वो हमें भेजेंगे, और हम पुनः मैडम को बुलाएँगे इसी कार्यक्रम में, और जी इनकी कुछ जरूर। कविताएँ सुनेंगे, और इनके बारे में कुछ जानेंगे, और समाज सेवा के क्षेत्रों में मैडम ने जो कदम रखे होंगे, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया मैडम,
आप आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मुझे पता है कि आपकी इस कमेटी का काम 24 आवर्स चलता है। जब भी मेरी बात होती है तो हमेशा ही कोई ना कोई केस आप डील कर रही होती हैं। उसके बावजूद भी आपने समय निकाला, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। उन्होंने आपके व्यक्तित्व के बारे में जाना और कोरोना से कैसे हमने इस समय डील करना है, ये सब उनको बताया। बहुत-बहुत आभार। बहुत-बहुत शुक्रिया मैडम। शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। शुक्रिया, शुक्रिया मैडम, शुक्रिया।